Good morning students and my dear friends. Today is 7th of November 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड पे स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अडानी में इन्वेस्ट $1.5 बिलियन इन धारा। तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूज करने का प्लान कर रहा है अडानी ग्रुप। किस प्रोजेक्ट में? फॉर द रीडेवलपमेंट वर्क एट द मुंबई धारावी, जो कि एशिया का लार्जेस्ट स्लम है। तो एशिया के लार्जेस्ट स्लम को रीडेवलप करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूज करने की प्लानिंग कर रहा है अडानी ग्रुप। और अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में अवेयर हैं इस पर्टिकुलर मैटर के, तो 14 ऑफ जुलाई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को अप्रूव किया था या सैंक्शन किया था, हम कह सकते हैं ऑथराइज किया था, धारावी स्लम को रीडेवलप करने के लिए, जहां अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख इंडिविजुअल्स रहते हैं और कई सारे स्मॉल कमर्शियल सेटअप्स भी हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 590 एकड़ के क्लस्टर में इरेगुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको रीडेवलप किया जाएगा। और इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें 80% जो फंडिंग है वो अडानी ग्रुप करेगा एंड रिमेनिंग जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगा। तो दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। और इसके बाद स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच में और कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में इनिशियल डिस्कशन चल रहा था कि किस तरीके से काम को एग्जीक्यूट किया जाए। और फिलहाल के लिए $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इनिशिएट किया जाएगा। और अगर अदानी ग्रुप की फंडिंग की बात करें तो फिलहाल इंटरनल जो एक्रूअल्स हैं जो उससे ही अडानी इस पर्टिकुलर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करेगा। कोई एक्सटर्नल फंड रेजिंग एक्सरसाइज नहीं करी जाएगी। तो कैपिटल इन्फ्यूजन वाया इंटरनल एक्रूअल्स अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का, 4,500 crore additional amount to be bought by Adani as per the tender requirement, and up to 18,000 crore target of fundraising before the first phase of redevelopment project begins. तो इतना इंटरनल इन्वेस्टमेंट होगा। लेटर ऑन अगर फंड की जरूरत पड़ेगी तो दे मे गो फॉर एक्सटर्नल एज वेल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। यूके सीक्स एक्सेस टू मिड रेंज ईवी मार्केट इन एफटीए सरप्राइज। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए नेगोशिएशन है वो कंटिन्यू है। दोनों ही साइडें चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ही इस पर्टिकुलर एफटीए को वाइंड अप किया जाए और इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए। हालांकि बार बार इसमें कई सारे हर्डल्स भी आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हर्डल है? रिसेंटली यूके हैज शिफ्टेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल अप्रोच। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो इस डेवलपमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उनका ये कहना है कि जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा था उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट एक्सेस को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट एंट्री को लेकर के यूके ने अपना अप्रोच जो है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है एमिड डिटरमाइंड ब्रिटिश पुश फॉर एक्सेस टू इंडिया ईवी मार्केट। क्योंकि सभी कंट्रीज ये जानते हैं कि अपकमिंग टाइम में इंडिया में जो ईवी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और अभी पेनिट्रेशन भी ईवी का इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं या जितने भी लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे एक्चुअली वांट टू एक्सेस द इंडियन ईवी मार्केट। और कई बार इसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पैसिमिस्ट दिखती है, बोल सकते हैं क्लोज रहती है, क्योंकि ईवी मार्केट में इंडिया चाहती है कि उससे खुद के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादा बूस्ट करें, इंडिया की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के एटलीस्ट अदर कंट्रीज़ पर ना हो। तो अब क्या है, अब ईवी मार्केट में जो यूके है वो ड्यूटी एग्जम्पशन डिमांड कर रहा है फॉर फुली बिल्ड ईवी। तो 40,000 से लेकर के $60,000 तक के, यानी अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 33 लाख से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख की प्राइस की रेंज में जो ईवी व्हीकल्स आते हैं जो फुली बिल्ड हो रहे हैं यूके में, उन पर ड्यूटी एग्जम्पशन डिमांड कर रहा है यूके इन एफटीए नेगोशिएशन। और अगर आपको पता हो तो ये जो रेंज है $40,000 की, इसके ऊपर इंडिया में 100% जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। रिसेंटली हमने न्यूज़ भी कवर करी थी कि गवर्नमेंट जो है वो इस ईवी ड्यूटी को रिड्यूस करने का सोच रही है। इस
जो ऐसे ईवी व्हीकल्स जिनका जो प्राइस रेंज है वो इससे नीचे है। जबकि अगर इस एफटीए नेगोशिएशन की बात करें तो इनिशियली जो एफटीए नेगोशिएशन में जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें इंडिया ने ईवी मार्केट को, ईवी सेगमेंट को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सक्लूजन की लिस्ट में डाला था कि कंसेशन से जो एक्सक्लूजन, इट मीन्स इस प्रोडक्ट में, इस तरह के प्रोडक्ट में हम किसी भी तरह का कंसेशन नहीं देंगे। पहले इंडिया ने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया था, लेकिन अब जो यूके है वो सडनली ड्यूटी एग्जम्पशन डिमांड कर रहा है फुली बिल्ड ईवी व्हीकल्स पर, स्पेशली इस रेंज में। तो अब ये एक नया कंटेंशियस इशू डेवलप हो सकता है। यूकेस इंटरेस्ट वाज थॉट टू बी इन लग्जरी ईवी सेगमेंट। तो लग्जरी ईवी सेगमेंट में जो लग्जरी कार हैं ईवी की, उन पर ड्यूटी एग्जम्पशन डिमांड कर रहा है यूके, और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया ने प्राइमरीली ईवी को एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा था एफटीए के डिस्कशन से। मतलब एफटीए में ईवी को लेकर के इंडिया फिलहाल के लिए कोई डिस्कशन नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया रेडी नहीं था कि ईवी सेगमेंट में किसी भी तरह का इंपोर्ट कंसेशन इंडिया प्रोवाइड करे। और अभी का क्या करंट सिनेरियो इतना है कि जो लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिनका प्राइस $90,000 से ऊपर है, उन पर केवल इंडिया जो है वो कंसेशन देने को तैयार है। इस प्राइस रेंज में इंडिया फिलहाल के लिए किसी भी इंपोर्ट कंसेशन के लिए रेडी नहीं है। तो अब ये एक नया इशू इमर्ज हुआ है इंडिया और यूके के एफटीए डिस्कशन पर। लेट अस सी कि ये कैसे रिजॉल्व होता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल में स्पाइक ₹2 ट्रिलियन। कल के न्यूज में हमने फूड सब्सिडी को लेकर के न्यूज डिस्कस करी, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया में फूड, मनरेगा और फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर इस बार के सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें, भी तो कल हमने फूड सब्सिडी और मनरेगा के बारे में डिस्कस किया था। आज की न्यूज़ में देखें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बिल है इस फाइनेंशियल ईयर में वो अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन तक जा सकता है, ₹2 ट्रिलियन तक इंक्रीज हो सकता है। रीजन बिहाइंड हायर कंजप्शन एंड कॉस्टलियर नेचुरल गैस दैट ड्राइव इट पास्ट एस्टिमेट्स ऑफ मोर देन 1.75 ट्रिलियन। यानी जो पहले एस्टिमेट किया गया था 1.75 ट्रिलियन का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल जाएगा, उससे इंक्रीज होकर के 2 ट्रिलियन का मार्क टच कर सकता है इंडिया का फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल एज पर द एक्सपर्ट। और अगर हम बाइफर्गेशन देखें तो जो अलॉटमेंट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 1.12 ट्रिलियन फर्टिलाइजर सब्सिडी जो इस बार अभी तक इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में खर्च करी गई, उसमें 67 के अप्रॉक्सीमेटली यूरिया में गया है और 42 के अप्रॉक्सीमेटली PNK यानी फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर पर गया है। और जिस तरीके से वेस्ट एशिया रीजन में वॉर इमर्ज हुआ है हमास और इजराइल के बीच में, उसका इम्पैक्ट हमें नेचुरल गैस पर देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल पर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर पर भी देखने को मिलेगा। और इस बार जिस तरीके से गवर्नमेंट रबी क्रॉप में MSP अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, तो ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो रबी क्रॉप इस बार करी जाएगी उसका एक्रिएज बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा उसकी बुआई होगी रबी क्रॉप की, जिसकी वजह से ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़्यादा फर्टिलाइजर मीन्स ज़्यादा कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को सब्सिडाइज फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना होता है फार्मर्स को। तो एक्रिएज इंक्रीज होगा रबी क्रॉप का, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर का हायर कंजप्शन होगा। और ऑलरेडी फर्टिलाइजर के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो जो ओवरऑल फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो 13 से 14% तक इंक्रीज हो सकता है बजटेड अमाउंट का, क्योंकि कंजप्शन इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रबी एक्रिएज एज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फर्टिलाइजर कॉस्ट। और यही सेम ट्रेंड हमें खरीफ क्रॉप में भी देखने को मिला था। खरीफ क्रॉप में भी अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14% का फर्टिलाइजर कंजप्शन बढ़ा था। तो ओवरऑल इस बार जो बिल है फर्टिलाइजर सब्सिडी का वो 2 ट्रिलियन के ऊपर जा सकता है, ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फिस्कल इंपैक्ट ऑफ फ्री फूड ग्रेन एक्सटेंशन अनलाइकली फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। तो कल की न्यूज में हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल के लिए फ्री फ्रूट ग्रेन की जो प्रोग्राम था उसको एक्सटेंड कर दिया है, उसका इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट है उसके फिस्कल बिल पर पड़ेगा, हमारे जो पब्लिक एक्सचेकर हैं उस पर उसका बर्डन पड़ेगा। तो हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपने कल की ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है तो कल जाकर के आप इस न्यूज़ एनालिसिस को देख सकते हैं। उसी के एक्सटेंशन में ये न्यूज़ है। जैसे ही ये एनालिसिस आई कि जो फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम है उसके एक्सटेंशन का इम्पैक्ट गवर्नमेंट के कॉफर पर पड़ेगा, इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि फिलहाल के लिए जो ये फ्री फूड ग्रेन स्कीम का जो एक्सटेंशन किया गया है, एटलीस्ट 2 साल तक इस स्कीम का कोई
सिग्निफिकेंट फिस्कल इम्पैक्ट हमारे फिस्कल डेफिसिट या फाइनेंशियल कॉफर्स पर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला फिलहाल एटलीस्ट 2 ईयर्स तक तो हमारे ऊपर इस स्कीम के एक्सटेंशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा जो बोगस डिमांड जनरेट होती है उसको कर्टेल करने के लिए भी कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट लेगी, स्पेशली कई स्कीम्स में। सिर्फ फूड ग्रेन स्कीम की ही बात नहीं हो रही, अदर जो स्कीम्स हैं जहाँ पर कई सारे फेक बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हैं, बोगस डिमांड जनरेट करी है, जैसे कि मनरेगा में, तो गवर्नमेंट जो है वो कई सारे मेजर्स लेगी इन वेलफेयर स्कीम्स में फॉल्स और फेक बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे कि टारगेटेड बेनिफिशरी तक जो रिस्पेक्टेड बेनिफिट है, जो स्कीम है, उसका बेनिफिट पहुंच सके। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सेंट्रल ने अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का अर्जेंट फंड रिलीज किया। कल हमने डिस्कस भी किया था किसके लिए, मनरेगा के लिए, और प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में और भी ये इसमें एक्सटेंशन देखने को या इसमें और भी ज़्यादा हमें फंड रिलीज देखने को मिल सकता है। और फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम का भी 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया, जिसके तहत 5 kg का जो फूड ग्रेन है पर पर्सन पर मंथ दिया जाता है, जो इस दिसंबर में डिसकंटिन्यू होने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट 2 साल तक तो देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फिच अप्स मीडियम टर्म ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.2%। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि मंडे को पब्लिश करी है, उसमें इंडिया की जो मीडियम टर्म ग्रोथ रेट है, यानी 2019 से लेकर के 2027 तक के पीरियड का जो ग्रोथ रेट है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके 6.2 कर दिया है। तो फिच के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी हैज द पोटेंशियल टू क्लॉक 6.2% एनुअल ग्रोथ रेट टिल फाइनेंशियल ईयर 27। तो कितना इंक्रीज किया? अप्रॉक्सीमेटली 0.7 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज किया। इससे पहले का जो एस्टिमेट था 2013-2022 के लिए वो 5.7 था। तो 2013-2022 में 5.7 का जीडीपी एस्टिमेट किया था। रिवाइज एस्टिमेशन जो कि 2019 और 2027 के पीरियड के लिए है, उसमें 6.2% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है। रीजन क्या दिया है? इंप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट रेट एंड बेटर वर्किंग एज पॉपुलेशन विल लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, हमारे पास ज्यादा वर्किंग हैंड है, और आगे आने वाले टाइम में वर्किंग पॉपुलेशन हमारी ज्यादा होगी, और इसके अलावा जो कि यंग पॉपुलेशन है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए फिच रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की जो मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर दिया है 0.7 से। हालांकि अगर हम अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें तो उसमें फिच ने डाउनवर्ड रिवीजन किया है फ्रॉम 4% टू 4.3% दैट वाज एस्टिमेटेड अर्लियर। तो पहले जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज थे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4.3% का, स्पेशली अगर हम चाइना की बात करें, और उसको रिड्यूस करके 4% कर दिया। तो जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन्होंने मोस्ट में डाउनवर्ड रिवीजन किया है। इंडिया के केस में हमें अपवर्ड रिवीजन फिच के इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। दिस इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय फिच रेटिंग एजेंसी, इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया एंड कोरिया। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए ये आपके डेटा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ऑड इवन रिटर्न्स आफ्टर 4 ईयर एज दिल्ली चॉक्स ऑन पॉल्यूशन। मुंबई और दिल्ली के पॉल्यूशन की कंडीशन हम पिछले 3 न्यूज में लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो फाइनली दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है मंडे को कि जो 4 साल पहले जो ऑड इवन कार राशनिंग स्कीम जो चली थी उसको दोबारा से इन्फोर्स किया जाएगा दिल्ली में फ्रॉम नवंबर 13। यानी ऑड इवन, एक दिन ऑड नंबर की कार चलेंगी, एक दूसरे दिन इवन नंबर्स की कार चलेंगी। तो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए जो 4 व्हीलर्स हैं उनमें ये ऑड इवन का जो कार राशनिंग स्कीम है ये एप्लीकेबल होगी। हालांकि इमरजेंसी व्हीकल, पुलिस व्हीकल, 2 व्हीलर्स, वुमेन ड्रिवन कार्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस स्कीम, और ये फिलहाल के लिए 20 नवंबर तक ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। और ऑल्टरनेट डेज पर ऑड इवन के बेसिस पर, नंबर प्लेट के बेसिस पर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। और पिछले साल 2016 में, 4 साल पहले 2016 में ये स्कीम लाई गई थी, और इसका इम्पैक्ट भी दिल्ली के पॉल्यूशन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि रोड्स पर कार का जो
लोड है वो डिक्रीज होगा। इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि एयर क्वालिटी से ही रिलेटेड है। बैड एयर क्वालिटी मे ब्रीथ फ्रेश लाइफ इनटू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर लाइकली टू सी सर्ज इन देयर प्रोडक्ट डिमांड। क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी गिर रही है और कमिंग मंथ में गिरने के प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, तो हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर कर सकती हैं आफ्टर पैंडेमिक, क्योंकि अब लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है हेल्थ को लेकर के। तो प्रोबेबली हेल्थ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ बैड एयर क्वालिटी, उसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अवेल करेंगे। तो ऐसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि जो डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी है ये लंग्स जैसे और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती है। और अब कस्टमर और कंज्यूमर जो है दे आर वेल अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर वेल कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ, सो दे वुड बाई द हेल्थ इंश्योरेंस इन अपकमिंग टाइम, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज। और ये जो इशू है ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत बूस्ट देगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टैक्स रिसीट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 में एक्सीड बजट एस्टिमेट। तो ऐसा कहा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो टैक्स कलेक्शन है वो बजटेड अमाउंट से, बजट एस्टिमेट से इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिला है, उसको देखते हुए, उस ग्रोथ प्रोग्रेस को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि देयर इज अ कंसीडरेबल मार्जिन इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शन। और जो बजट में एस्टिमेट किया था गवर्नमेंट सोर्सेज ने, उससे ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है इस बार। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट, और हम कई बार ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि भैया अगर इंक्रीज करेगा रिवेन्यू कलेक्शन तो गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट के जो फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी के जो बिल्स हैं वो गवर्नमेंट उनसे कॉम्पनसेट कर पाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FM इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी गेव क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन। तो हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने मंडे को बोला है कि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी रही है उसने कई सारे इश्यूज पर, स्पेशली ऐसे इश्यूज जो कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस के थे, उन सारे इश्यूज पर क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन दिए हैं, जिससे कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उस मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा इशू या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ना हो। तो जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसमें कलेक्टिवली सबकी बात सुनी गई और इंडिया ने क्लियर पॉलिसी डायरेक्शंस दिए हैं। कहीं भी किसी भी इशू को लेकर के, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर के कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला एक सेमिनार में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HDFC ऑन हायरिंग स्प्री टू फ्यूएल बिज ग्रोथ। तो जहां अदर जो कंपनीज हैं, स्पेशली IT सेक्टर, जहां पर अपनी हायरिंग फ्रीज कर रहा है, HDFC बैंक जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है कंट्री का, वो अपने एम्बिशियस ग्रोथ प्लान को फुलफिल करने के लिए अपने जो वर्क फोर्स है उसको इंक्रीज कर रहा है। और इसके लिए कई सारे जो कैंपस हायरिंग और रिक्रूटमेंट के प्लान हैं वो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक HDFC बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 56 के एम्प्लॉय ऑर्डर ऑन किए हैं और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो भी बिजनेस प्लान है HDFC बैंक का आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बैंक्स को एक सफिशिएंट नंबर में वर्कफोर्स है। तो जो हायरिंग स्प्री है HDFC का वो कंटिन्यू रहेगा। एंड दिस इज द एट्रिशन रेट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि हम ऑलरेडी कई बार RBI की न्यूज़ में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमारे RBI के गवर्नर ने भी प्राइवेट बैंक्स को डायरेक्शंस दिए थे कि वो अपनी एट्रिशन रेट को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लें। तो एट्रिशन रेट को देखते फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में HDFC हायरिंग स्प्री पर रहेगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट। मार्केट रेस फॉर थर्ड डे एज बॉन्ड यील्ड सॉफ्टेंड। तो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट तीसरे दिन लगातार अपने हायर पॉइंट पर रही एमिड द होप्स दैट मेजर सेंट्रल बैंक्स हैव रीच्ड द एंड ऑफ देयर हिस्टोरिक रेट हाइक साइकिल। तो ऐसा लग रहा है कि अब प्रोबेबली डेवलप कंट्रीज में रेट हाइक साइकिल देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो ऑप्टिमिस्ट हो रही है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1% का इंक्रीज देखने को मिला। एंड इट इज अ गुड न्यूज, क्योंकि पिछले 3 सेशन से अगर पहले का हम देखें तो इजराइल और हमास वार की वजह से निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट लॉन्चेस भारत आटा एट ₹27.50 पर kg। तो अहेड ऑफ दिवाली फेस्टिवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वीट फ्लोर का सेल भारत आटा के नाम से सब्सिडाइज रेट पर ₹27.50 पर kg के रेट से ये आटा ऑल अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल होगा। तो कंज्यूमर को हाई प्राइस है, थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर न्यूज में भी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस